जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का नाम स्वर्ण युग या गोल्डन एज के तौर पर जरूर आता है। लेकिन आज हम उस दौर के बाद की कहानी पर नजर डालेंगे, यानी 550 से 750 ईस्वी के बीच का समय। अक्सर इसे एक अंधकार युग कह दिया जाता है, पर क्या ये सच है, या फिर ये एक ऐसे बड़े बदलाव का दौर था जिसने आने वाले भारत की नींव तैयार की? तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब गुप्त जैसा एक महान और विशाल साम्राज्य बिखरता है तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का एक खालीपन बन जाता है। और यही वो खालीपन था जिसने उस पूरे दौर की राजनीति और समाज को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो इतना शानदार स्वर्ण युग था वो आखिर खत्म कैसे हो गया। गुप्त साम्राज्य की जो केंद्रीय शक्ति थी उसके बिखरने के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। असल में ये एक साथ तीन तरफ से पड़ रही मार जैसा था। देखिए, एक तरफ तो बाहर से हूण जैसे हमलावर लगातार हमले करके साम्राज्य को कमजोर कर रहे थे। वहीं साम्राज्य के अंदर कमजोर शासक गद्दी पर बैठ रहे थे, जो प्रशासन को ठीक से संभाल ही नहीं पा रहे थे। और शायद सबसे बड़ी और अंदरूनी वजह थी जमीन दान देने की प्रथा, जिसने धीरे धीरे केंद्र की शक्ति को खोखला कर दिया और एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन बना दिया। अब जब इतनी बड़ी ताकत का अंत होता है तो एक खालीपन तो बनता ही है, और इस खाली जगह को भरने के लिए कई छोटी बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के बीच होड़ मच गई। लेकिन इस उथल पुथल के बीच से एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति उभरा, वर्धन वंश का हर्षवर्धन। और हर्ष की कहानी वाकई में काफी दिलचस्प है। उन्होंने 606 ईस्वी में राजगद्दी संभाली और उत्तर भारत के जो बिखरे हुए राज्य थे उन्हें एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया, जो सत्ता का एक नया केंद्र बना। अपने लगभग 40 साल के शासन में उन्होंने उस शाही व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश की जो गुप्तों के बाद बिखर गई थी। यहाँ पे ना उस समय की जमीनी हकीकत एकदम साफ दिखती है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर तो अपना दबदबा बना लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश की, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। और ये सिर्फ एक लड़ाई में हार नहीं थी, ये इस बात का प्रतीक था कि अब पूरे भारत पर एक साम्राज्य का राज करना मुमकिन नहीं रहा। अब क्षेत्रीय ताकतें ही नई हकीकत थी। तो ये तो हुई राजाओं और लड़ाइयों की बात, लेकिन इस दौर में राजनीति से भी कहीं ज्यादा गहरा एक बदलाव हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जिसने समाज की पूरी बनावट ही बदल दी, और वो था एक नई सामंती व्यवस्था का उदय। तो ये सामंती व्यवस्था आखिर थी क्या? इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अब राजा सीधे सीधे हर गांव हर शहर पर राज नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने वफादार सरदारों, जिन्हें सामंत कहते थे, उनको जमीन दे देता था। और बदले में ये सामंत राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक और दूसरी मदद देते थे। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बना कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई जमीन दान में देने से। राजाओं ने ब्राह्मणों और अपने अधिकारियों को जमीन देने शुरू की, और जमीन के साथ साथ इन नए सामंतों को किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। नतीजा, स्थानीय सामंत आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से बहुत ताकतवर होते गए, और राजा की अपनी शक्ति कमजोर पड़ती चली गई। ये पावर का सेंटर से किनारों की तरफ एक सीधा सीधा ट्रांसफर था। और इस नई व्यवस्था का असर बहुत ही गहरा और दूरगामी था। राजनीतिक तौर पर देश छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बदल गई। अब बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं होता था, बल्कि अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित और आत्मनिर्भर हो गई। समाज में ऊंच नीच बढ़ गई, और आम किसानों की जिंदगी अब पूरी तरह से स्थानीय सामंतों के रहमो करम पर थी। तो क्या हम इसे सिर्फ एक पतन, एक डिक्लाइन का दौर मान लें? शायद नहीं। असल में इस दौर की इन खासियतों को असफलता के तौर पर देखने की बजाय आने वाले मध्ययुगीन भारत की नींव के तौर पर देखना चाहिए। और ये जो बदलाव था वो अर्थव्यवस्था में तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है। आप देखिए, गुप्त काल में जहां विदेशी व्यापार फल फूल रहा था और सोने के सिक्के चलन में थे, वहीं गुप्त काल के बाद के दौर में ये सब बदल गया। सोने के सिक्कों की कमी हो गई, व्यापार घट गया, और कई पुराने बड़े शहर वीरान होने लगे। अर्थव्यवस्था का फोकस अब शहरों से हटकर गांव की तरफ जा रहा था। लेकिन देखिए, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता।
ऐसा नहीं था कि सब कुछ बुरा ही हो रहा था। उस जमाने के मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, वो यहाँ के प्रशासन की तारीफ करते हैं। वो लिखते हैं कि शासन का तरीका उदार था और लोगों से जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाती थी। तो ये हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो सिर्फ पतन की कहानी से कहीं ज्यादा है। और ये जो पूरा बदलाव का दौर था ना, ये कोई 10-20 साल की बात नहीं थी। ये दौर चला करीब करीब 200 साल तक। ये 2 सदियां प्राचीन भारत के शाही मॉडल और मध्ययुगीन भारत के सामंती और क्षेत्रीय मॉडल के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करती हैं। तो चलिए हम अपने उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। गुप्त काल के बाद के भारत को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? क्या ये एक महान साम्राज्य के पतन की कहानी है, या फिर ये एक ऐसे दौर की कहानी है जिसने उन क्षेत्रीय ताकतों और सामाजिक ढांचों की नींव रखी जो अगले 1000 साल तक भारत की पहचान बने रहे? शायद ये पतन का नहीं, बल्कि बदलाव और एक नए रूप में ढलने का दौर था। एक युग का अंत और एक बिल्कुल नए युग का आगाज।